चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। होली के बाद हो सकता है यूपी में शपथ ग्रहण, तो होली के बाद यूपी में शपथ ग्रहण हो सकता है योगी सरकार का। साथ ही योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का दौरा है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। होली के बाद हो सकता है यूपी में शपथ ग्रहण। अब अटकलें इस बात को लेकर भी तेज है कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर है तो उस दौरान तमाम उन चेहरों को लेकर, तमाम उन नामों को लेकर के चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा जिनके नाम पर मुहर लगनी है, मंत्री पद को लेकर किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है। क्योंकि इस बार के मंत्रिमंडल को अगर हम देखें, जो शपथ लेगा तो उसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ चेहरे तो वही होंगे जो पुराने हैं, पर कई नए ऐसे चेहरे भी हैं जो इस बार नए नजर आएंगे और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें दी जाएगी। पर अभी ये तमाम अटकलें हैं, इस पर फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। तो योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। पीएम मोदी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो उस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद अगर मीडिया के समक्ष कोई बात रखी जाती है तो क्या बात रखी जाती है और कब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से चेहरे हैं जो इस बार योगी सरकार में नजर आएंगे, किनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, कई मायनों में योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, मुलाकात का ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेने से पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो सबको धन्यवाद देने, सारी जो केंद्र सेंट्रल लीडरशिप जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में दिन रात एक कर दिया, सबको धन्यवाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जाएंगे और अभी की देखिए 16 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं और साथ में जो मंत्री हैं, जो उनकी पूरी कैबिनेट है, वो भी शपथ लेगी। तो इस मुलाकात का सबसे महत्वपूर्ण एक तो 16 तारीख को जो शपथ होगा उसके लिए न्योता देना केंद्रीय लीडरशिप को, दूसरा जो चेहरे होंगे कैबिनेट में उनको बनाना और उनके नाम तय करना। और देखिए, इस बार बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कौन होंगे चेहरे, किसकी चलती है, दिल्ली क्या सोचता है, किसको चेहरा बनाया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को अब राज्यसभा दी जाने की बात आ रही है, यानी कि उनको अब लखनऊ नहीं दिल्ली लाया जा रहा है। तो तमाम समीकरणों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट इस बार बैठक में यही रहेगा कि कौन कैबिनेट में चेहरा होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और इस बार का जो शासन है, क्योंकि इस बार का शासन हम 2024 के मोदी के चुनाव के हिसाब से देखेंगे कि अगले 2 साल 2.5 साल किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम होते हैं, योजनाएं चलती हैं, डेवलपमेंट विकास के काम होते हैं, जिससे कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा जाएगा तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होना है। उसके लिए कैबिनेट के चेहरे से लेकर तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस बार की बिल्कुल अदिति, और देखिए इस बार कई ऐसे नए नाम भी है, नए चेहरे भी हैं जिनको लेकर भी चर्चा बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात कर ले राजेश्वर सिंह की, आसिम अरुण की, इनको लेकर भी चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की बात कर ले या फिर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, इनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, इस बार एक तो कास्ट समीकरण को बहुत अच्छे से देखा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को बैलेंस आउट किया जाएगा बेहतर तरीके से, पहले भी किया था, लेकिन ब्राह्मणों की जो नाराजगी थी या फिर बात करें जाटों की जो नाराजगी थी, तो इन सबको बेहतर रिप्रेजेंटेशन दिए जाने की बात है। और जैसा मैंने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य की ये बात चल रही है कि उनको राज्यसभा दी जाएगी, तो जाहिर तौर पर उनको लखनऊ छोड़ाएंगे और मौर्य समाज को भी रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला काम होना चाहिए, वो व्यक्ति कैबिनेट में रहेगा जो डिलीवरी दे सकता है। दूसरा, वो व्यक्ति भी कैबिनेट में उनको रखने की बात होगी कि भाई कास्ट समीकरण पहले अच्छे से बैलेंस आउट किए जाएं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जिन्होंने इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनका समाज वर्ग बहुत बड़ा है, उन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, साथ साथ में डिलीवरी, क्योंकि केवल और केवल उत्तर प्रदेश में कैसा काम होगा, उत्तर प्रदेश में कैसा शासन चलेगा, उसके हिसाब से आगे के राज्यों के चुनाव प्लस
2024 का चुनाव की दिशा तय होगी। बिल्कुल अदिति, और देखिए बीजेपी हमेशा ये दावा करती आई है कि वो महिलाओं की हितैषी पार्टी है। ऐसे में कोई एक बड़ा महिला चेहरा भी सामने रखा जाएगा? रायचौर के इस बार की अगर जो ये थम्पिंग मेजोरिटी है उसमें महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और महिलाओं ने जमकर वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। और ये भी माना जा रहा है कि न सिर्फ हिंदू महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने भी जमकर वोट किया है। तो महिलाओं का के लिए योजनाएं भी और महिलाओं का एक बड़ा चेहरा भी वहां पर आपको कैबिनेट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक नए तरीके का वोट बैंक है। पहले बीजेपी ने कभी भी इस पर उतना एमकैस नहीं किया, लेकिन जब से 3 तलाक हुआ, जब से महिलाओं को लेकर सिक्योरिटी और तमाम चीजें, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, तब से एक साइलेंट वोट बैंक पैदा हो गया है, बहुत बड़ा है। और ये पूरा महिला वोट इस बार, चाहे प्रियंका गांधी सड़कों पे गई, लड़की को लड़ सकती है, तमाम चीजें हैं, हमें महिलाओं का रुझान भी देखने को मिला। बिल्कुल अदिति, देखिए एक रुझान देखने को मिला और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं का नारी शक्ति का साथ हमें मिला। आप बने रहिए हमारे साथ।